Hello. This is vlog number 30. We are reading Ego is the Enemy. Chalo, let's start. Remember, zealot is just a nice way to say crazy person. A young basketball player named Louis Alcindor Jr., who won 3 national championships with John Wooden at UCLA, used one word to describe the style of his famous coach: dispassionate, as in not passionate. तो याद रखो, एक शब्द है जीलॉट, तो देखने में कितना, सुनने में कितना फाइनेंशियल लगता है जीलॉट, लेकिन एक्चुअल में उसका मतलब क्या है? क्रेजी इंसान, मतलब पागल इंसान। एक यंग बास्केटबॉल प्लेयर था जिसका नाम था लुइस एल्सिंडर जूनियर, जिसने अपने कोच जॉन वुडन के साथ में 3 नेशनल चैंपियनशिप जीता बास्केटबॉल का। बाद में उसने अपने कोच को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्क्राइब किया, तो क्या बोल के डिस्क्राइब किया? डिसपैशनेट, मतलब कोच के अंदर बिल्कुल भी पैशन नाम का चीज नहीं था। वुडन wasn't about रा स्पीचेस और इंस्पिरेशन। जो वुडन था, जॉन वुडन उसके कोच थे, वो कभी भी स्पीच वगैरह कुछ देते नहीं थे, इंस्पिरेशन वगैरह की बात नहीं करते थे। He saw those extra emotions as a burden। तो जॉन वुडन को वो सब इमोशंस एक बर्डन जैसा लगता था। Instead, his philosophy was about being in control and doing your job and never being passion's slave। उसके ऑपोजिट वो बोलते थे कि ये सब इमोशन वगैरह में फंसने का नहीं, पैशन का गुलाम बनने से अच्छा जो हमको काम करना है वो चुपचाप वो काम करते रहने का, बस बात खत्म। The player who learned that lesson from Wooden should later change his name to one you remember better, करीम अब्दुल जब्बार। तो बाद में एक प्लेयर ने उनसे वही बात सीखा और बाद में उसने अपना नाम बदल के क्या रख दिया? करीम अब्दुल जब्बार। No one would describe Eleanor Roosevelt or John Wooden or his notoriously quiet player Kareem as apathetic। आज अगर हम लोग उनको एसेस करने के लिए बैठेंगे, क्या वो इमोशनल है कि नहीं, क्या वो पैशनेट है कि नहीं, क्या उनमें पैशन है कि नहीं, क्या वो अपने काम को लेके सीरियस है कि नहीं, तो आज हम लोग वो सब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग एक्चुअल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में, बोलते ना, एक्चुअल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में वो लोग यकीन रखते थे। They wouldn't have said that they were frenetic or jealous either। Roosevelt, one of the most powerful and influential female activists in history and certainly America's most important first lady, was known primarily for her grace, her poise and her sense of direction। तो कोई भी उनके बारे में ऐसा नहीं बोलेगा, ना ही एलेनोर रूजवेल्ट के बारे में, ना ही जॉन वुडन के बारे में ऐसा बोलेंगे कि वो लोग फ्रेनेटिक थे या जेलस थे। कभी भी कोई भी बोलते ना, वो कभी भी अपने डायरेक्शन से भटकते नहीं थे, वो लोग हमेशा फोकस रहते थे और अपने काम को लेके काम 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 ऐसा करते थे। और इनफैक्ट जो एलेनोर रूजवेल्ट है, जो कि अमेरिका के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, जिसने सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस डाला फीमेल एक्टिविस्ट, जो कि लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं, उसमें से एक थे। उनको लोग उनके पॉइस के लिए जानते थे, उनके ग्रेस की तरह। जब वो चलते थे, जब वो बातचीत करते थे, इतना अच्छे से ग्रेसफुली बातचीत करते थे, ग्रेसफुली चलते थे, और उनका सेंस ऑफ डायरेक्शन कि हमेशा वो अपने काम को लेके ही फोकस रहते थे, कभी भी यहाँ वहां की बातें बिल्कुल नहीं करते थे। तो ये चीज खास बात था। वुडन won 10 titles in 12 years, including 7 in a row, because he developed a system for winning and worked with his players to follow it। तो ये जो कोच की हम लोग बात कर रहे हैं, कौन सा कोच? जॉन वुडन टोटल उसने 10 चैंपियनशिप जीता, जिसमें से 7 चैंपियनशिप जो था वो इन अ रो था। इन अ रो मतलब एक के बाद एक जीतते गए, 7 बार लगातार जीते। क्यों? क्योंकि अपने प्लेयर्स के साथ में उन्होंने एक सेटअप बनाया था। क्या सेटअप बनाया था देखते हैं। Neither of them were driven by excitement nor were their bodies in constant motion। Instead, it took them years to become the person they became known as। तो दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं था कि वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से या पैशन ड्रिवन थे। वो लोग एक डायरेक्शन को लेके चलते थे कि हम लोग को ये रास्ते पे चलना है, ये काम करना है, बराबर। और वो हमेशा कांस्टेंट मोशन में भी नहीं रहते थे, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा एक्टिव रहेंगे, हमेशा बिजी रहेंगे, हमेशा काम करते रहेंगे, ऐसा नहीं। सोच समझ के जब जो काम करना चाहिए उसके हिसाब से काम करते थे। इंस्टेड, और ऐसा नहीं था कि वो लोग ओवरनाइट सक्सेस थे। बहुत साल तक उन्होंने मेहनत किया, बहुत साल तक अपने फील्ड में वो लोग ने काम किया, तब जाके वो लोग को वो रिकॉग्निशन मिला है कि आज हम लोग ये बुक में उनके बारे में पढ़ रहे हैं,
और दुनिया भर में उनका नाम तभी हुआ जब वो लोग ने एक्चुअल काम किया और कंटिन्यूसली बहुत साल तक करते गए। ये 10 साल की बात जैसे हम लोग ने किया, वो कोच 10 साल जीते थे तो बाकी हारे भी तो रहेंगे, लेकिन वो काम की बात चलती है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक अकम्प्लिशमेंट आ जाता है। इन आर एंडेवर्स वी फेस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। जब भी हम कुछ अचीव करने के लिए निकलते हैं तो हम लोग को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ऑफ्टन इन सिचुएशंस वी हैव नेवर फेस बिफोर। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जो हमारे सामने आज तक कभी भी नहीं आया, ऐसा सिचुएशन भी फेस करने को हमको मिलता है। अपॉर्चुनिटीज आर नॉट यूजुअली डीप वर्जिन पूल्स दैट रिक्वायर करेज एंड बोल्डनेस टू डाइव इनटू, but instead they are obscured, dusted over, blocked by various forms of resistance। हमेशा हमारे पास अलग अलग मौके आते हैं, तो मौका ऐसा नहीं है कि हम लोग आग बंद करके उसके अंदर उड़ी मार के चले जाए और फिर वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। जैसे एक कहावत है, वेट बिफोर यू लीप या थिंक बिफोर यू लीप, ऐसा कि हम लोग जब भी लीप ऑफ फेथ लेते हैं, जब कभी भी नई चीजों में जंप करते हैं तो सोच समझ के जंप करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज हमेशा कैसे रहती है, वो डस्टेड रहती है, क्लियर नहीं रहती है, ऑब्सक्योर रहती है, ब्लॉक्ड बाय वेरियस फॉर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। जब भी अपॉर्चुनिटी आती है तो बहुत सारा रेजिस्टेंस भी उसके साथ में आता है, करूं या नहीं करूं। फिर ये पुराना वाला रिलेशनशिप, पुराने वाले फ्रेंड्स, पुराने वाले कॉलीग्स, ये सब छूट जाएंगे। तो अगर अब कोई नया जॉब ऑफर मिलता है, नया अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसके साथ में बहुत सारा डस्ट भी आता है कि आगे जाके क्या होगा। अनसर्टेनिटी हमेशा साथ में रहती है। व्हाट यू रियली कॉल for in these circumstances is clarity, deliberateness and methodological determination। इस टाइम पे जब हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए कि नहीं, उस टाइम पे हमारे साथ में 3-4 वैल्यूज होने चाहिए। जैसे ये लोग के पास था, एलेनोर रूजवेल्ट और जॉन वुडन के पास था, वो लोग के पास सेटअप्स था कि कौन से सिचुएशन में मैं क्या करूंगा। ऐसे ही हमारे पास भी वो सेटअप रहना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो क्लैरिटी, कि हमको क्या रास्ते पे, कौन से रास्ते पे जाना है, तो वो डायरेक्शन का क्लैरिटी होना चाहिए। दूसरा डेलिबरेटनेस होना चाहिए। डेलिबरेटनेस मतलब क्या, रास्ते में कोई भी रुकावट आएगा हम लोग रुकेंगे नहीं, वही रास्ते पे चलते रहेंगे। और तीसरा मेथोडोलॉजिकल डिटर्मिनेशन, कि हमारा जो डिटर्मिनेशन है, हम लोग हार नहीं मानेंगे, वो आग बंद करके हार नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास सेटअप है, मेथड्स है, और वो मेथड के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, और वो मेथड के हिसाब से चलेंगे तो पक्का जीतेंगे ही जीतेंगे, ऐसा मेथड्स होना चाहिए। जैसे जॉन वुडन का अपना पूरा सेटअप था, वो सेटअप के वजह से वो कितने बार 10 बार जीते, बिना सेटअप के कोई जीतता नहीं है। बट टू ऑफ्टन वी प्रोसीड लाइक दिस। लेकिन फिर भी जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग, 90% से ज्यादा लोग कैसे एक्ट करते हैं, देखो प्रेडिक्शन दिया है, ऑब्जर्वेशन दिया है। और फ्लैश ऑफ इंस्पिरेशन, बहुत सारा इंस्पिरेशन आता है जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी हमको थोड़ा सा देखने को मिलता है, और फिर हम लोग अपने बारे में बड़ा बड़ा कहानी सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे इधर देखो दिया है, आई वॉन्ट टू डू द बिगेस्ट एंड बेस्ट डैश एवर। जो भी काम हम लोग सोचते हैं, कोई बुक लिखना चाहता है मान लो, तो आई वॉन्ट टू डू द बेस्ट, मैं सबसे बेस्ट काम करके सबसे बड़ा बुक, आज तक का सबसे फेमस बुक लिखना चाहता हूँ, ऐसा हमारे दिमाग में आता है। डू द यंगेस्ट राइटर, अगर हम लोग राइटर वाला एग्जांपल ले रहे हैं कि मेरे को सबसे यंगेस्ट राइटर बनना है, सबसे यंगेस्ट गिटार प्लेयर, सबसे यंगेस्ट बैट्समैन, जो जिसने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ा है, ऐसा हम लोग सोचना शुरू करते हैं। तो ओनली वन टू, या तो हम लोग सुपरलेटिव्स में सोचते हैं, द ओनली वन टू डू अकम्प्लिश दिस, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला अकेला इकलौता सर्वशक्तिशाली इंसान, बरोबर, ऐसा सोचना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल है द फर्स्ट टेस्ट एंड द मोस्ट टेस्ट। ज्यादातर हम लोग सुपरलेटिव्स में ही सोचते हैं, फर्स्ट टेस्ट, मोस्ट टेस्ट, फास्टेस्ट, है ना। द एडवाइस, ओके वेल हियर व्हाट यू विल नीड टू डू स्टेप बाय स्टेप टू अकम्प्लिश इट। अभी एडवाइस उसके लिए क्या है, फिर हम लोग एडवाइस ढूंढते हैं, अगर मुझे ये महान इंसान बनना है तो उसके लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग ढूंढने लगते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, द रियलिटी वी हियर व्हाट वी वांट टू हियर। जो भी कोई भी एडवाइस देगा हम लोग वही सुनते हैं जो हम लोग सुनना चाहते हैं। वी डू व्हाट वी फील लाइक डूइंग। वो पैशन ड्रिवन लोग वही करते हैं जो उनको करना होता है, हम लोग वही करते हैं जो हमको करना होता है। जैसे हमको फीलिंग आता है, क्या आता है याद रखो, फीलिंग, वो कौन सा, इमोशनल वाला। And despite being incredibly busy and working very hard, we accomplish very little। तो ऐसे केस में क्या होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी हमको थोड़ा सा अचीवमेंट मिलता है, या उससे भी बुरा, और worse, find ourselves in a mess we never anticipated। तो बहुत मेहनत करने के बाद कभी कभी थोड़ा सा रिजल्ट मिलता है, कभी कभी वो भी नहीं मिलता है, उल्टा हम लोग का काम खराब हो जाता है, और हम लोग अपने आप को ऐसे सिचुएशन में, वैसे इतनी गंदी सिचुएशन में पा लेते हैं, इतना हमारे आसपास सब कुछ बिखर गया रहता है जो आज तक हमने कभी सोचा ही नहीं था। उल्टा ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग किसके हिसाब से एक्ट कर रहे थे, पैशन,
हम लोग को क्या करना था, दुनिया का सबसे बड़ा सर्वशक्तिशाली बनना था, तो इसके लिए हो गया। Because we only seem to hear about the passion of successful people, we forget that failure shared the same trait. बार बार हम लोग जब सक्सेसफुल लोग को देखते हैं तो हम लोग बार बार उसमें देखते हैं कि ये सक्सेसफुल आदमी के पास देखो पैशन था, पैशन पैशन पैशन, तो मेरे पास भी क्या होना चाहिए, पैशन पैशन पैशन। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, जो लोग दूसरे रास्ते पे गए, मतलब फेल हो गए, फेल वाले लोग के पास भी सेम चीज था, फेल होने वाले भी पैशनेट थे। We don't conceive of the consequences until we look at their trajectory. तो हम लोग कभी भी consequences मतलब बैड इफेक्ट की तरफ नहीं देखते जब तक हम लोग फेल हुए वाले लोग के बारे में नहीं सोचते कि वो लोग भी तो इमोशनल थे, वो लोग के पास भी तो पैशन था, लेकिन फिर भी वो लोग फेल हो गए। With the Segway, the inventor and investors wrongly assumed a demand much greater than ever existed. अगर हम लोग सेगवे कंपनी की बात करेंगे जिसमें वो इन्वेस्टर और इन्वेंटर लोग बोलते थे हम तो दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेंशन कर रहे हैं, हमारे इन्वेंशन से दुनिया पूरी की पूरी बदल जाएगी, वो लोग ने ऐसा एंटिसिपेट किया, इतना डिमांड वो लोग ने सोच लिया कि हमारे प्रोडक्ट का इतना डिमांड होगा जो आज तक कभी था ही नहीं। बस वो लोग ने अपने दिमाग में ये बना लिया था कि देखो देखो हम लोग बना रहे तो अब तो इन्वेस्टमेंट आ गया है, इन्वेस्टर भी कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, इनोवेटर्स भी कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, वाह वाह बहुत अच्छा कंपनी बिल्ड हो रहा है, हम जो चीजें बनाएंगे वो पक्का बिकेगा ही बिकेगा। लेकिन रियल लाइफ में उसका कुछ डिमांड था क्या? नहीं। With the run up to the war in Iraq, its proponents ignored objections and negative feedback because they conflicted with what they so deeply needed to believe. The tragic end to the Into the Wild story is the result of youthful naivete and lack of preparation. तो अगर आप इंटू द वाइल्ड शो है या मूवी है पता नहीं वो देखेंगे तो उसका जो बहुत बकवास एंडिंग है वो देखने के बाद समझ में आता है कि खाली एक यंग इंसान ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना प्रिपरेशन के वो चीज बना दिया था। अगर आप रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट की बात करेंगे तो रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट के साथ क्या हुआ, वो ओवर कॉन्फिडेंस था जिसमें रियल डेंजर के बारे में उन्होंने सोचा नहीं, तो इनटू द वाइल्ड क्या हो गया, फेल हो गया। वो भी शो था शायद। We imagine Napoleon was brimming with passion as he contemplated the invasion of Russia and only finally became free of it as he limped home with a fraction of the men he had so confidently left with. In many more examples we see same mistakes: over-investing, under-investing, acting before someone is really ready, breaking things that require delicacy, not so much malice as the drunkenness of passion. तो हर बार हमको अलग अलग एग्जाम्पल ऐसे देखने को मिलते हैं कि वो लोग जैसे नेपोलियन था, वो रशिया के पास गया, रशिया के पास हमला करने के लिए गया, लेकिन उसके पास बचा कुछ नहीं, थोड़े लोगों के साथ उसको वापस आना पड़ा। तो पैशन ड्रिवन लोगों के साथ में बहुत ही बुरा होता है, इसके लाखों एग्जाम्पल पड़े हैं। चलो इसके आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।